तो अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हम क्लास भी स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको पता ही है कि हम बीएनएस कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता। और भारतीय न्याय संहिता में हम केस लॉ कर रहे थे। उन्हीं केस लॉ को जो हम लास्ट टाइम छोड़े थे उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो केस लॉ है पहला, वो है दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट। ये फैक्ट जो है इस केस का, अ मैन वांटेड टू डाई ड्यू टू द एग्जाम फेलियर। एक इंसान की डेथ हो जाती है, उसका रीजन होता है कि वो एग्जाम में फेल हो जाता है, क्योंकि वो परीक्षा में असफल हो गया तो वो मरना चाहता है। हिज वाइफ 19 ईयर ओल्ड कंसेंटेड टू बीइंग किल्ड फर्स्ट। उसकी पत्नी कहती है कि पति मरने से पहले उसको मार दे, क्योंकि पति के बिना उसकी जिंदगी सही या कोई अस्तित्व नहीं। ही मर्डर हिज वाइफ एंड वॉज कॉट बिफोर सुसाइड। उसने अपनी पत्नी को तो मार दिया, लेकिन वो खुद मरता उससे पहले पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब कोर्ट इसमें क्या डिसीजन देगी? देखो, इसमें तीन चीजें थी। पहला, परीक्षा में वो फेल हुआ, उसकी वो परेशानी में था, टेंशन में था, डिप्रेशन में था, यानी कि उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था। दूसरा, वो मरना चाहता था। ठीक है। तीसरा, उसकी बीवी ने उससे रिक्वेस्ट की या कंसेंट किया, उसको बोला कि भाई अपने मरने से पहले आप मुझे मार दो, वरना आपके बिना मेरे को कौन देखेगा, या मेरा पालन पोषण या मेरा अस्तित्व कोई नहीं है आपके बिना। तीसरा, उसने अपनी बीवी को मार दिया और खुद मरता उससे पहले पुलिस ने उसको अरेस्ट कर ली, पकड़ा गया वो। अब कोर्ट में केस आ गया। कंटेस्ट सॉरी कंसेंट अंडर फेयर मिसकंसेप्शन इज नॉट वैलिड। तो कोर्ट ने कहा कि जो बीवी थी, उसने अपनी मर्जी से मौत को एक्सेप्ट किया है, यानी कि आपको बोला था कि आप उसको मार दो। लेकिन ये जो कंसेंट थी वाइफ की, ये प्योर कंसेंट नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि एक वह से मतलब वो डर के मारे कंसेंट दे रही थी। उसको ऐसा लगता था कि पति के मरने के बाद उसके जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होगा। पहला रीजन तो कोर्ट नहीं बताया। दूसरा बताया कि अभियुक्त को हत्या का दोषी ठहराया जाएगा। मतलब उसको कन्विक्टेड बोला गया मर्डर के लिए। रीजन यही था कि उसने होशो हवास में मर्डर किया, इस वजह से उसको सजा हो गई। अब एक जो पिछली बार वाला आप केस कह रहे थे ना, ऑपरेशन वाला, वो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। ये था इलिस्ट्रेशन। अ फादर कंसेंटेड टू सर्जरी फॉर हिज चाइल्ड टू रिमूव अ किडनी स्टोन। एक फादर हॉस्पिटल जाते हैं, अपनी कंसर्न देते हैं कि उनकी जो किडनी स्टोन है बच्चे की, उसको निकाल दिया जाए। इफ द ऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर द चाइल्ड सर्वाइवल। अगर ऑपरेशन बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए कंपलसरी है, तभी किया जाए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और वो कंपलसरी भी था किडनी स्टोन को निकालने के लिए। नहीं निकालते तो उसकी लाइफ में डेंजर हो सकता था। लेकिन ऑपरेशन टेबल पे अगर उस बच्चे की मौत हो जाती है, डॉक्टरों का कोई नेग्लिजेंस नहीं है, ऑपरेशन ठीक प्रक्रिया से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी किसी रीजन की वजह से डेथ हो गई, तो वहां पे डॉक्टर के ऊपर मर्डर केस चलेगा? बताइए, चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा। रीजन, क्योंकि डॉक्टर ने लापरवाही भी नहीं की, और उस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए ऑपरेशन जरूरी था, और पेरेंट्स के कंसर्न से किया गया, इसलिए नहीं चले। इसी में केस का हिंदी में, एक पिता अपने बच्चे के गुर्दे की पथरी निकालने के लिए सर्जरी की सम्मति देता है, यदि ऑपरेशन बच्चे के जीवित रहने के लिए जरूरी है, तो ये कोई अपराध नहीं। फिर ये दूसरा केस हमने पढ़ लिया, दशरथ पासवान वाला। अब आ गया हमारा सेक्शन नंबर 28। सेक्शन 28 कहता है, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फेयर और मिसकप्शंस। गलती से गलत फैक्ट को देखकर अगर आपने कंसेंट दे दिए, या कंसेंट आपने डर की वजह से दी है, ठीक है, किसी न किसी डर की वजह से, तो ऐसी कंसेंट क्या वैलिड होगी? जैसे ऊपर वाला केस था, वाइफ ने कोई डर था कि हस्बैंड मर जाएगा तो उसका जीवन मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो चाहती थी कि हस्बैंड पहले उसको मार दे, बाद में वो खुद मारे। तो यहाँ पे कंसर्न जो थी वो डर की वजह से थी, मिसकंसेप्शन की वजह से थी,
तो यहाँ पे ऐसे कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा, और कोई अगर मर्डर करता है तो मर्डर की सजा होगी। अब कंसेंट इज इनवैलिड, कंसेंट इनवैलिड हो जाएगी अगर फेयर ऑफ इंजरी, चोट लगने के डर की वजह से दी गई है, या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, किसी गलती से, किसी गलत फैक्ट को समझकर कंसेंट दे दी गई, गिवन बाय समवन अनअवेलेबल टू अंडरस्टैंड ड्यू टू अनसाउंड माइंड, कंसेंट ऐसे व्यक्ति ने दी है जो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड मतलब दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है। इंटॉक्सिकेशन, किसी तरह के कोई नशे में है, तो नशे में व्यक्ति की भी कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता। बीइंग अंडर 12 ईयर ऑफ एज, 12 साल से छोटा कोई है और वो कंसेंट दे रहा है तो उसकी कंसेंट को भी कंसेंट नहीं मानते। ठीक है, अब हिंदी में देख लो। क्षति के भय के अधीन दी गई कंसेंट, तथ्य की भूल भ्रांति के अधीन, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई जो निम्नलिखित के कारण समझने में असमर्थ है। पहला, अस्वस्थ चित्र, जिसका दिमाग सही नहीं है। फिर मतता, मतलब 12 वर्ष से कम आयु का। इसका भी एक केस लॉ है, आर वी विलियम्स, जो 1923 का है। म्यूजिक टीचर रेप केस, म्यूजिक टीचर के ऊपर एक रेप केस चला, उस रेप केस के ऊपर ये केस लॉ है। A music teacher deceived a 16-year-old student into consenting to sex by falsely claiming it would improve her voice. मतलब एक संगीत सिखाने वाले टीचर ने अपनी 16 साल की लड़की को ये झूठ बोला कि अगर वो यौन के लिए राजी हो जाती है तो यौन करने से उसकी आवाज और अधिक मधुर हो जाएगी, आवाज में सुधार आ जाएगा, आवाज अच्छी हो जाएगी, तो ये झूठ बोला। जब ये केस कोर्ट में गया और कोर्ट में उसने बोला, म्यूजिक टीचर ने, कि जितना भी रिलेशन बना है ये बच्चे की कंसेंट से बना है, लड़की ने सहमति से रिश्ता बनाया है, सेक्सुअल रिलेशन कंसेंट से हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जो उसकी कंसेंट है, जो उसकी सहमति है, वो गलत तरीके से ली गई है, मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलत बयानी के माध्यम से उसकी सहमति ली गई है। अभियुक्त के ऊपर आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार का दोषी पाया जाएगा। तो 375 में बलात्कार था पहले और 376 में उसकी सजा। अब सेक्शन नंबर 29, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली टू हार्म कॉज्ड, ऐसे एक्शन जो अलग से एक अपराध है, जो किसी के साथ जोड़ो या ना जोड़ो वो एक अलग अपराध है। अब सेक्शन 25, 26, 27 इसमें अप्लाई नहीं होता। ये ऑफेंसिव देमसेल्फ इवन इफ डन विद कंसेंट, ये कंसेंट से किए जाए तो भी ये क्राइम होते हैं, जो अभी हमने ऊपर समझे हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कॉजिंग मिसकैरेज एक्सेप्ट व्हेन नेसेसरी टू सेव द वुमेन्स लाइफ, किसी भी महिला के बच्चे का गर्भपात होता है, मिसकैरेज होता है, तो वो वहीं पर ही बच सकता है जहाँ पे महिला की जिंदगी बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। अगर जिंदगी बचाने के लिए जरूरी नहीं था तो उसके बच्चे को मारने वाले को सजा होगी। पब्लिक न्यूसेंस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो पब्लिक में करना अलाउड ना हो या पब्लिक के हिसाब से ठीक ना हो एक्टिविटी। फिर है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी करना, मतलब जैसे बंधुआ मजदूरों को इधर से उधर देशों में जो बेचते हैं या फिर देह व्यापार करने के लिए औरतों को बेचा जाता है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। किडनैपिंग करना, किडनैपिंग आपको पता है, अपहरण करना। कंसेंट कैन नॉट लीगलाइज दिस ऑफेंस, अब मर्जी से हो रहा हो ना तो भी ये क्राइम है। मान लो एक औरत अपनी मर्जी से देह व्यापार में आ रही और उसको दुबई में बेचा जा रहा है, लेकिन उस औरत की कंसेंट शामिल है, तो शामिल होने के बाद भी वो व्यक्ति बच नहीं सकता, क्योंकि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, मानव तस्करी कर रहा है, जो अलाउड नहीं है। तो गर्भपात कारित करना, लोक न्यूसेंस यानी कि पब्लिक न्यूसेंस, मानव तस्करी और व्यापार, विपणन और अपहरण यानी कि किडनैपिंग। अब सेक्शन 30, एक्ट डन इन द गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट, एक एक्ट किया गया है गुड फेथ में, मतलब अच्छी सोच के साथ किया गया कि दूसरे व्यक्ति को जो है इससे लाभ होगा,
लेकिन उसकी सहमति नहीं है। तो सहमति के बिना किसी व्यक्ति के लाभ के लिए श्रद्धापूर्वक किया गया कृत्य, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के फायदे के लिए कोई काम कर रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की कोई मर्जी इसमें शामिल नहीं है, तो क्या ये ऑफेंस है? तो नथिंग इज एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं है। अगर उस एक्ट की वजह से उस सामने वाले पर्सन को कोई नुकसान नहीं होता, उसका कोई बेनिफिट होता है, उसका फायदा होता है, नुकसान नहीं होता, तो ये क्राइम नहीं है। दूसरा, ये काम अच्छी नीयत से किया गया, मतलब मैं अच्छी नीयत से कर रहा था, लेकिन फिर भी सामने वाले का नुकसान हो गया, तो मेरी नीयत को देखकर मेरे ऊपर कोई अपराध नहीं बनेगा। कंसेंट वॉज नॉट पॉसिबल ड्यू टू, कंसेंट कहाँ पर नहीं मानी जाती? जहाँ पे पर्सन जो है अनकॉन्शियस स्टेट में हो, यानी कि बेहोश हो या अपने होश में ना हो, जैसे वेंटिलेटर पर व्यक्ति जो होता है वो। पर्सन इनएबिलिटी टू गिव कंसेंट, ऐसा व्यक्ति जो कंसेंट दे ही नहीं सकता, वो इस स्थिति में हो। नो नो गार्जियन अवेलेबल टू गिव कंसेंट इन टाइम, उस टाइम पर उसका कोई गार्जियन मौजूद ना हो जो कंसेंट दे सकता था। तो कोई भी अपराध नहीं होगा जब तक कि उससे क्षति ना हो, दूसरे व्यक्ति को लाभ हो, तो वो कोई अपराध नहीं। अगर श्रद्धापूर्वक कोई आप काम कर रहे हैं तो वो भी अपराध नहीं। तो निम्नलिखित कारणों से सम्मति संपन्न नहीं थी। व्यक्ति की अवचेतन अवस्था, सम्मति देने से व्यक्ति की असमर्था, जब व्यक्ति अपनी सम्मति देने में असमर्थ होता है, जब व्यक्ति उस स्थिति में नहीं होता कि वो अपनी सम्मति दे सके। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पिक्वेशनरी, यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट इज नॉट कंसीडर अ बेनिफिट, तो फाइनेंशियल बेनिफिट को बेनिफिट नहीं कहते। सेक्शन 26, 27 और 30 में। तो 26 और 27 कहता है अगर पूंजीगत लाभ है तो वो लाभ नहीं है। दिस डिफेंस डज नॉट अप्लाई, यहाँ पर ये डिफेंस अप्लाई नहीं होगा। इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, जानबूझ के किसी व्यक्ति की हत्या करना या हत्या करने की कोशिश करना। एक्ट लाइकली टू कॉज डेथ एक्सेप्ट टू प्रिवेंट डेथ और ग्रीवियस हार्ट, यानी कि कोई भी ऐसा काम करना है, आपने काम किया है जिससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या मृत्यु की स्थिति में उसको पहुंचाया जा सकता है। वॉलेंटरी कॉजिंग ऑफ हार्ट एक्सेप्ट टू प्रिवेंट डेथ ऑफ ग्रीवियस हार्ट, यानी कि अपनी मर्जी से आप उसको चोट पहुंचा रहे हो और उस चोट से वो मौत की तरफ चला जा रहा है, मतलब चोट इतनी खतरनाक है वो मर भी सकता है। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, दुष्प्रेरण, आप दुर्भावना के साथ किसी को क्राइम करने के लिए उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन, अ सर्जन ऑपरेट ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट टू सेव देयर लाइफ, नो ऑफेंस इज कमिटेड। मान लो एक हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट केस आया। अब जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वो अभी होश में नहीं है, वो बेहोश है। अब डॉक्टर को तुरंत ऑपरेशन करना है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वहां उसका कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है, कोई साथी मौजूद नहीं है, कोई दोस्त मौजूद नहीं। तो वहां पे डॉक्टर बिना कंसेंट के ऑपरेशन कर देता है और उस व्यक्ति को बचाने के लिए ऑपरेशन करना जरूरी था। तो ऐसी स्थिति में इसको क्राइम नहीं मानेंगे। अगर व्यक्ति मर भी जाता है ना, तो ये नहीं कहेंगे कि बिना मर्जी के डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दी, क्योंकि उस स्थिति में जरूरी था। ए शूट एट अ टाइगर अटैकिंग अटैकिंग जेड, ए ने टाइगर को शूट किया जो हमला करने वाला था जेड के ऊपर, लेकिन बुलेट गलती से जेड को ही लग गई, तो यहाँ पर जेड मर गया गोली लगने से। लेकिन जो ए ने एक्ट किया था, जो गोली मारी थी, वो अच्छे इरादे से मारी थी, इसलिए उसको सजा नहीं होगी। ए ड्रॉप अ चाइल्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग बर्निंग बिल्डिंग ऑन टू अ सेफ्टी नेट, ए ने एक बच्चे को बिल्डिंग की छत पे से फेंका, इसलिए फेंका कि बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और नीचे सेफ्टी नेट लगा हुआ है, तो नेट पे बच्चे को फेंका, लेकिन बच्चा नेट पर गिरने के बाद भी मर गया। तो यहाँ पर ए के खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि ये ए की जो नीयत थी वो साफ थी, अच्छी थी, तो गुड फेथ में उसने ऐसा काम किया। समरी टेबल ऑन कंसेंट एज अ डिफेंस, कंसेंट को कब डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? कंसेंट मतलब सहमति। तो ये प्रोविजंस हैं
जो हमने ऊपर अभी पढ़ के आए। पहला सेक्शन 25 जो कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज दैट और ग्रीवियस है, ऐसा कोई भी कार्य है जिससे व्यक्ति की मौत नहीं हो सकती या उसको कोई गहरी चोट नहीं लग सकती। की रिक्वायरमेंट क्या है इसमें? नो नॉलेज ऑफ रिस्क, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके करने से सामने वाला मर सकता है, तो यहाँ पर ये एग्जेम्पशन मिलेगी, उसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। ये सेक्शन 25 कह रहा है। अब सेक्शन 26 क्या कह रहा है? एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, जो एक्ट किया है, जो कार्य किया है, वो इस इरादे से नहीं किया कि सामने वाला मर जाए। डन इन गुड फेथ एंड बेनिफिट ऑफ द पर्सन, जो काम किया जा रहा है वो पूरे भरोसे के साथ किया जा रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को नुकसान ना हो, तो यहाँ पर भी आपको छूट मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इस कार्य के लिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। 27 27 एक्ट डन फॉर अ चाइल्ड और इंसेन पर्सन, अगर कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी बच्चे या पागल व्यक्ति द्वारा की जाती है बिना गार्जियन की मर्जी के, तो ऐसे बच्चे को भी या पागल आदमी को कोई सजा नहीं होगी, ना उसके गार्जियन को सजा होगी। सेक्शन 28 इनवैलिड कंसेंट, गलत तरीके से कंसेंट ली गई है। गिवन अंडर फेयर, डराकर, मिसकंसेप्शन, इंटॉक्सिकेशन या माइनर के थ्रू, तो इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। सेक्शन 29, ये सब हमने सेक्शन ऊपर पढ़ लिए। एक्ट डन फॉर बेनिफिट विदाउट कंसेंट, यानी कि एक्ट किया गया है बेनिफिट के बिना कंसेंट के, तो ये इसमें पर्सन को कोई सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो उसकी भलाई के लिए काम कर रहा है, उसकी कंसेंट नहीं है फिर भी भलाई के लिए ही कर रहा है, तो भलाई के लिए किए गए काम के लिए सजा नहीं होती। अब है कंसेंट इज नो डिफेंस इफ द एक्ट इटसेल्फ इज अ सेपरेट, अगर यहाँ पे कोई भी कंसेंट है जो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है और सेपरेट ऑफेंस है, तो इस इंडिपेंडेंट ऑफेंस के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब ये टेबल आपके हिंदी में 25 मृत्यु या घोर उत्पत्ति कारित उपहति कारित करने का आशय ना होना, तो जोखिम का ज्ञान नहीं है तो सजा भी नहीं है। मृत्यु कारित कार्य किया है लेकिन उसके लाभ के लिए किया है, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी, छूट मिलेगी। हाँ, बालक या अस्वस्थ चित्र, दिमागी रूप से बीमार आदमी ने या किसी बच्चे ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसमें उसके गार्जियन की मर्जी नहीं है, तो एग्जेम्पशन मिलेगी, हाँ मिलेगी। असामान्य सहमति, असामान्य तरीके से सहमति जैसे डराकर, नाबालिग द्वारा या मिसकंसेप्शन, मतलब मतता भिन्न होना, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सम्मति के बिना लाभ के लिए किया गया कार्य, यदि व्यक्ति सम्मति देने में असमर्थ है तो नहीं मिलेगी। यदि कृत्य स्वयं एक पृथक अपराध है तो सम्मति, मान लो एक अलग से काम है जो एक अलग अपराध है, तो उस स्वतंत्र अपराध के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, तो इसमें कोई बचाव नहीं है। अब सेक्शन आ गया 31, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, जो कम्युनिकेशन किया गया है, कम्युनिकेशन मतलब जो संपर्क किया गया है, सूचना दी गई है, वो गुड फेथ में दी गई है, तो नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू पर्सन टू whom इट मेड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, यानी कि आपने पूरी श्रद्धा से गुड फेथ में कोई सूचना अपहानि के कारण अपराध नहीं है, मतलब अगर एक व्यक्ति ने अच्छे विश्वास के साथ किसी को कोई इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन से सामने वाले का नुकसान हो गया, तो इसके लिए देने वाले पे केस नहीं बनेगा क्योंकि उसने अच्छे इरादे से दी थी, भले करने के लिए। A surgeon in good faith communicate to a person his opinion that he cannot live, एक ऐसा डॉक्टर सर्जन जो कम्युनिकेट कर रहा है पेशेंट के साथ गुड फेथ में, उसके ओपिनियन को ले रहा है ताकि उसके जीवन को बचाया जा सके, लेकिन पेशेंट मर जाता है, तो यहाँ पर कोई ऑफेंस नहीं है डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर का मेन औचित्य क्या था? उस व्यक्ति को बचाने का। सेक्शन 32 एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, यहाँ पर
उसको धमकी दी गई है, कंपेल्ड बाय थ्रेट किया गया है, जैसे मर्डर को छोड़ दें, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद दैट, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द पर्सन, तो पर्सन ने जो किया है वो ऑफेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को डराया, बोला कि अगर तू मर्डर नहीं करेगा तो मैं तेरे भाई को मार दूंगा, तो वहां पे वो कंपेल्ड टू थ्रेड है, इसलिए उसके ऊपर कोई सजा नहीं होगी। तो एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जिस समय वो क्राइम कर रहा है उस समय वो कंपेल्ड होना चाहिए, रीजनेबली कॉज टू अपेरेंशन इंस्टेंट दैट टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंस। तो वो कृत्य जहाँ पे अपराध राज्य के विरुद्ध बन रहा है, जितने भी आपने क्रिमिनल केस होंगे वो स्टेट वर्सेस होते हैं, स्टेट वर्सेस राजीव, स्टेट वर्सेस सतीश, इस तरह के केस होते हैं। तो अपराध हमेशा राज्य के विरुद्ध होता है। प्रोविजो, इसका प्रोविजो क्या है? प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट हिज ओन अकॉर्ड और फॉर्म अ रीजनेबल एप्रेंशन टू हार्म हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ, place himself in the situation by which he becomes subject to such consent। तो यहाँ पे शर्त यह है कि कार्य करने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से कर रहा हो, तत्काल मृत्यु से कम किसी हानि की आशंका ना हो, सो ऐसी स्थिति में डाले जिसके कारण वह ऐसी मजबूरी के अधीन हुआ है, यानी कि वो मजबूरी में क्राइम कर रहा है। लीगल मैक्सिम, एक्टस मी इनविटो फैक्टस एस्ट निशी एक्टस, यानी कि कोई भी एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट माय एक्ट, मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया मेरा कार्य नहीं माना जाएगा। मतलब कोई मुझसे जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है, मेरी इच्छा के विरुद्ध करवा रहा है, तो वो मेरा कार्य नहीं होगा। इसमें एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है? अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइंस अ गैंग ऑफ डकैतीज knowing their character is not entitled to benefit of this exemption on the ground of his having been compelled by his associate to do anything that is offense by law। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी मर्जी से पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में शामिल हो गया, उसके चरित्र को जानते हुए इस अपवाद के लाभ का हकदार है, सॉरी हकदार नहीं है। मतलब एक व्यक्ति को जबरदस्ती डाकू बनाया गया है, वो अपनी मर्जी से डाकू नहीं बना, तो ऐसे व्यक्ति को डाकू की सजा नहीं मिलेगी। एक्सप्लेनेशन टू, अ पर्सन सीज बाय द गैंग ऑफ डकैत, एक बंदे को डकैतों के गैंग ने उठा लिया और फोर्स किया उसको, थ्रेट दी उसको कि आपको मार देंगे अगर डकैतों के गैंग में शामिल नहीं हुए। थिंग विच इज ऑफेंस बाय लॉ, जो कर रहा है वो कानून के अंदर ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल, असमिट कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डकैत टू एंटर एंड प्लंडर इट, एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसके पास एक टूल है, उस टूल का इस्तेमाल कर कर वो दरवाजा तोड़ देता है, उस दरवाजे को टूटते ही डकैत अंदर चले जाते हैं, तो उसने डकैतों के लिए रास्ता बनाया, लेकिन रास्ता बनाने से पहले उसको मजबूर किया गया कि वो अपने टूल का इस्तेमाल करके दरवाजा तोड़े, तो इसलिए उसके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, ना कोई सजा होगी। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, nothing in offense by the reason that it causes, it intended to cause, or that is known to be likely to cause any harm, if that harm is so slight that no person is ordinary sense and temper would complain of such harm। यानी कि छोटी हानि से होने वाला कृत्य, इस बात के कारण अपराध नहीं होता कि जो अपराध करने वाला जो है वो छोटी या बड़ी हानि की संभावना के साथ काम कर रहा है। ये हानि अगर तुच्छ भी है, साधारण भी है, तो ये समझा जाएगा कि जो करने वाला व्यक्ति है उसकी इसमें मर्जी शामिल है। यानी कि ये कह के नहीं बच सकता कि भाई मैंने छोटा नुकसान देखकर नुकसान करने की सोच ली, कि इसका बड़ा नुकसान नहीं हो रहा, छोटा हो रहा है। लीगल मैक्सिम, मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स,
द लॉ विल नॉट टेक केयर ऑफ ट्रिफल्स। तो कानून ये नहीं मानता कि छोटी मोटी बातों का संज्ञान नहीं लेगा। केस लॉ इसमें सेक्शन 33 के वेदा महनाज वर्सेस यूसुफ खान एंड अनदर 1966। इसके फैक्ट क्या है? That was a dispute between the neighbor were the first respondent through a file of papers at the appellant husband। यानी कि उसने डिस्प्यूट हुआ, नेबर ने रिस्पोंडेंट के ऊपर पेपर मार दिए, पेपर फेंक के मारे जो अपीलेंट हस्बैंड था। तो पेपर मिस हो गए, बट हिट द अपीलेंट ऑन द एल्बो, उसके एल्बो में लगा, जिसकी वजह से उसके एल्बो में स्क्रैच आ गए, यानी कि खरोचे लग गए। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया इसके अंदर? द अपीलेंट stated that there was a physical injury caused by the respondent। तो अपीलेंट को पता था कि वो जो ये पेपर फेंक रहा है, इससे सामने वाले को फिजिकल इंजरी हो सकती है। तो रिस्पोंडेंट प्लीडेड द डिफेंडेंट अंडर सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी। तो इसलिए सेक्शन 95 आईपीसी की प्लीडिंग लागू होगी। ट्राइबल हार्म है, तो लोअर कोर्ट क्या करेगी? कन्विक्ट करेगी एक्यूज को अंडर सेक्शन 323 आईपीसी। Subsequently, the case went on to appeal। अब अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस ताहिर भाई, ये 1978 का। डिफेंडेंट वर कॉट वाइल बेकिंग हार्ड बॉइल्ड शुगर केक। यानी कि वो क्या कर रहा है? शुगर केक बना रहा है और हार्ड बॉइल्ड कर रहा है। They were charged and convicted by the judge under the offense, arguing they were only seller। तो चार्ज किया, कन्विक्ट किया उसको और बोला जज ने कि भाई वो अकेला ही सेलर है। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो सेक्शन 95 है, जो ट्राइबल हार्म्स की बात करता है, वुड नॉट अप्लाई, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन है, क्योंकि ये जो एक्ट है ये कवर होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट, यानी कि खाने पीने की चीजों में मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे सेट असाइड कर दिया एक्विटल ऑर्डर को और रेफर किया केस को ट्रायल टू द मजिस्ट्रेट, दोबारा से मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस भेज दिया। अब है प्राइवेट डिफेंस। जब हम अपने को बचाने के लिए, अपनी बॉडी को बचाने के लिए, किसी और के बॉडी को बचाने के लिए, किसी और को बचाने के लिए, या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए सजा नहीं होती। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक एसेंशियल प्रिंसिपल है जो एनशाइंड करता है आईपीसी को, वो अलाउ करता है इंडिविजुअल को प्रोटेस्ट देमसेल्फ, अदर और देयर प्रॉपर्टी फॉर अनलॉफुल एग्रेशन। तो सेक्शन 96 से लेके 105 और आईपीसी का और बीएनएस का सेक्शन 34 से लेके 44 ये आउटलाइन करता है सरकमटेंसेस, लिमिट एंड स्कोप ऑफ दिस राइट। बॉडी या अपनी सेल्फ या अदर की बॉडी को बचाने के लिए एक्ट परफॉर्म किया जाता है। और इसमें प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है। इसमें थेफ्ट, रॉबरी, इस तरह की चीजें शामिल हैं, मिसचीफ या फिर क्रिमिनल ट्रेसपास। उसके अलावा अटेम्प्ट टू कमिट ऑफ द अबव ऑफेंस, अगर आपने ये ऑफेंस किए हैं तो उसके लिए अटेम्प्ट भी किया है तो लग सकता है। पर्सन कॉजिंग हार्म, एक व्यक्ति जो हार्म पहुंचा रहा है उसके ऊपर लागू होगा। अनसाउंड माइंड के ऊपर लागू होगा और माइनर के ऊपर। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, पर्सन कॉजिंग अंडर मिसकंसेप्शन। पहला पॉइंट, नो रीजनेबल एप्रहेंशंस ऑफ हार्म हार्ट, मतलब वहां पर नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था नहीं। अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट, ये जो हार्म है ये पब्लिक सर्वेंट को हुआ है जो गुड फेथ में काम कर रहा है अंडर कलर इज ऑफिस, मतलब उसने जो भी काम किया है वो गुड फेथ में किया है। इफ देयर इज अ टाइम टू सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम पब्लिक,
अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज को क्या टाइम मिला है प्रोटेक्शन का? फिर ओनली नेसेसरी फोर्स कैन बी यूज, इसमें प्रोटेक्शन के टाइम पे जब आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो केवल नेसेसरी फोर्स, यानी कि उतनी ही ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो जितनी ताकत जरूरी है। कैन नॉट इन्फ्लिक्ट मोर देन हार्म देन रिक्वायर्ड, अगर चोर के पास कोई हथियार नहीं और आपके पास हथियार है तो आप हमला नहीं करोगे, चोर को डराओगे पहले और डरा के उसको अरेस्ट करवाने की कोशिश करो या उसको किसी कमरे में बंद कर दो। ये नहीं है कि आपके पास बंदूक है तो और चोर है तो आपने गोली मार दी, तो केवल उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करोगे जितनी ताकत की जरूरत है। उससे ज्यादा ताकत लगाएंगे तो फिर क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी जो आपके ऊपर भी लागू होगी। अब ये वही ग्राफ है जो हमने ऊपर पढ़ा, ये हिंदी में है, अभी हमने ऊपर इंग्लिश में देखा था। अब आ गया सेक्शन 35, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। बॉडी को बचाने के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लागू होता है। तो एवरी पर्सन हैज अ राइट, हर व्यक्ति के पास अधिकार है, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, कुछ रोक के साथ, कंटेन इन सेक्शन 37, जो सेक्शन 37 में लिखी है। पहला ए पॉइंट, हिज ओन बॉडी, अपनी खुद की बॉडी को बचा रहा है तो बॉडी ऑफ अनदर पर्सन या किसी दूसरे की बॉडी को बचा रहा है। अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, कोई भी ऐसे ऑफेंस के अगेंस्ट कर रहा है जिससे ह्यूमन बॉडी को नुकसान हो सकता है। और प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, इसमें दोनों प्रॉपर्टी आती हैं, मूवेबल भी इमूवेबल भी, ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ एनी अदर पर्सन against any act which is an offense falling under definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, which is an attempt to commit theft, ये एक अटेम्प्ट है चोरी करने का, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। अब हिंदी में शरीर और संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार। सेक्शन 37 में जो प्राविधान दिए गए उसके अधीन एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले कार्यों के विरुद्ध कार्य कर सकता है, अधिकार रखता है, अपने शरीर की रक्षा कर सकता है, अपनी या अन्य किसी व्यक्ति की चलाचल संपत्ति को बचा सकता है चोरी से, लूट से, रिश्ती से और अत्यधिक अत्याचार से। फिर है सेक्शन 36, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक अनसाउंड माइंड जो दिमागी रूप से पागल व्यक्ति है उसके पास क्या अधिकार है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। व्हेन एन एक्ट which would otherwise be a certain offense is not that offense, पहला by reason of youth, the want of maturity of understanding, ये रीजन है कि वो यूथ है और मैच्योरिटी जो है अभी आना बाकी। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जब उसका दिमाग स्वस्थ ना हो, वो नशे में हो, इंटॉक्सिकेशन हो। रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन पार्ट ऑफ दैट पर्सन, ये पर्सन किसी भी तरह की चीज से ग्रसित है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस उसको नहीं मिले। फिर इसका इलिस्ट्रेशन है, जेड एक पर्सन है जो अनसाउंड माइंड है, वो अटेम्प्ट करता है, मारने की कोशिश करता है ए को। जेड जो है वो गिल्टी है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन ए ने हैज ए सम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, उसके पास प्राइवेट डिफेंस का कुछ राइट था विच ही वुड हैव इन जेड वर्से। उसने कहा कि जेड जो है वो अनसाउंड माइंड नहीं है, वो सेन है, वो दिमागदार व्यक्ति है। ए enter by the night a house which he legally entitled to enter, ए एक ऐसे घर में घुसा जिसमें उसको जाने का अधिकार नहीं है। जेड इन द गुड फेथ, जेड गुड फेथ में टेकिंग ए फॉर अ हाउस ब्रेकर, वो घर को तोड़ के अंदर घुस गए, अटैक किया उन्होंने ए को। यहाँ पे जो जेड था वो अटैक कर रहा था ए को अंडर द मिसकंसेप्शन, जो कमिट नो ऑफेंस, इसमें कोई ऑफेंस नहीं हुआ अभी तक, लेकिन but aid the same right of private defense against Jet which he would have in
जेड वर नॉट एक्टिंग अंडर द मिसकंसेप्शन। तो ये आपका हो गया। अब है सेक्शन 37, एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट। ऐसा एक्ट जिसमें प्राइवेट डिफेंस का कोई अधिकार नहीं है। तो कोई भी एक्ट डज नॉट रीजनेबली कॉज ऑफ एप्रिशिएशन ऑफ डेथ ऑफ ग्रीव। हर एक्ट से ग्रीवियस एक्ट हो जाए, गहरी चोट लग जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इफ डन, अगर फिर भी ऐसा होता है तो अटेम्प्टेड टू बी डन, तो इसे अटेम्प्ट माना जाएगा। पब्लिक सर्वेंट जो है वो एक्टिंग करेंगे इन गुड फेथ अंडर द कलर ऑफ दिस हिज ऑफिस, दो दैट एक्ट मे नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ। तो इसलिए इस एक्ट को एक्ट के को लॉ के थ्रू जस्टिफेबल नहीं माना जा सकता। ये असाइनमेंट मैंने जितना किया था ना वो पूरा आज की क्लास तक बना हुआ था। आज की क्लास हो गई, असाइनमेंट खत्म हो गया, लेकिन अभी असाइनमेंट खत्म नहीं हुआ, अभी और बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। कोई चीज जो आपको डिस्कस करनी हो, पूछनी हो मुझसे।